वेलकम यू ऑल टू आई स्टडी मंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम क्या होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसको देखेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ग्रॉस वर्सेस नेट क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम को कैसे मेजरमेंट करते हैं, कौन सी आइटम नेशनल इनकम में आती है और कौन सी नहीं आती है। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। जैसा कि नाम में पता चल रहा है, नेशनल इनकम किसकी इनकम, नेशन की इनकम, यानी कि जो किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उनकी टोटल इनकम को अगर कंबाइन करके निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मेरा नेशनल इनकम निकल जाएगा। जैसे कि किसी कंट्री में 5 लोग रहते हैं, ABCDE, 5 लोग हो गए। ए की कुछ इनकम होगी, जैसे 20 रुपीज़ कमाता है ए, बी भी 20, C 10, D 10 और E 40। तो अगर कंबाइन करके निकालेंगे, इन पाँचों को सम करेंगे तो कितनी आएगी, मेरी 100 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नेशनल इनकम किसी कंट्री की, इस कंट्री की कितनी हो गई, 100 रुपीज़। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो टोटल इनकम किसी भी कंट्री के वहाँ के लोग कमा रहे हैं, उसकी अर्निंग हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स और नेशनल्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है कि टोटल फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम क्या होता है, तो इसको देखेंगे जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को देखेंगे तब। एक और डेफिनेशन है कि द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको अगर मनी वैल्यू में देखें तो जितनी भी प्रोड्यूस हुई है उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। इसको एक शॉर्टकट वे में वैल्यू एडिशन भी बोला जाता है कि इसको जो भी वैल्यू एडिशन हो रही है किसी कंट्री में उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। यानी कि एक कंट्री एक साल में कितनी वैल्यू ऐड कर रही है किसी भी चीज़ को। जैसे ये नहीं कि लेट्स सपोज कि एक कंट्री है जो 100 रुपीज़ अर्न करती है, उसमें से 20 रुपीज़ उसकी खर्च हो जाती है किसी न किसी रीजन से। हो सकता है उसके जो किसी जो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा उसका प्रोडक्ट, उसके जो मशीनरी होगी उस पर खर्च हो गए। तो GDP तो हो गई 100 रुपीज़, GDP हो गई 100 रुपीज़, लेकिन जो नेशनल इनकम होगी वो कितनी होगी, वो होगी 80 रुपीज़, क्योंकि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल। तो मनी वैल्यू देख रहे हैं, उसका जो टोटल जो कितनी इनकम हो रही है वो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसका मनी वैल्यू के टर्म्स में कि रियल वैल्यू एडिशन देख रहे हैं कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। तो मेरा तो वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, एक पूरे साल में 80 रुपीज़ का। कमा तो 100 रहे हैं, लेकिन मेरा वैल्यू कितना ऐड कर रहे हैं हम एक साल में उस कंट्री में, तो कर रहे हैं सिर्फ 80 रुपीज़ का। तो नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी, उस केस में सिर्फ 80 रुपीज़ रहेगी। आई होप ये क्लियर है। एक सेकेंड मैं बोर्ड को मिटा देता हूँ। तो नेशनल इनकम को वैल्यू एडिशन के टर्म्स में देखें तो ज़्यादा क्लियर होती है कि कोई भी जो रेसिडेंट्स है वहाँ पे कमा रहा और कितना उस अपनी कंट्री में वैल्यू एडिशन कर रहा है अपनी इनकम के थ्रू। तो नेशनल इनकम जब नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे देखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। सेम चीज़ जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट देखेंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। 2 टाइप की होती है नेशनल इनकम, नॉमिनल और रियल। तो इसको पहले भी क्लियर किया था कि नॉमिनल को जब इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है तब उसको बोलते हैं नॉमिनल, और रियल में इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होती है, यानी कि इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं तब उसको क्या हो जाती है, रियल, और इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो क्या हो जाती है, नॉमिनल। तो सेम है नेशनल इनकम भी, कि जब एक इन्फ्लेशन के साथ और एक बिना इन्फ्लेशन के साथ। अब देखते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या हो। मार्केट प्राइस को मार्केट वैल्यू भी कहा जाता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट का 2 वैल्यू हो सकती है। एक कि मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, और दूसरी कि उसकी मनी वैल्यू क्या है। मनी वैल्यू इन द सेंस कि जैसे कि एक प्रोडक्ट है, एक सोप लेते हैं कि सोप है, उसकी मार्केट में कुछ वैल्यू होगी और रियल टर्म्स में उसकी कुछ वैल्यू होगी। कि जैसे कि एक फर्म है, यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में मार्केट कॉस्ट यहाँ पे होगी,
तो मार्केट कॉस्ट जैसे कि अगर यहाँ तक प्रोड्यूस होती है इसकी 12 रुपीज़ थी, इसमें मार्केट तक जाने में से कुछ ना कुछ खर्च हुए होंगे, तो इट्स सपोज कि 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ खर्च हो गए, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 15 रुपीज़। लेकिन इसकी जो मनी वैल्यू थी वो तो 12 रुपीज़ की ही है, यानी कि इसको बनाने में कितना खर्च हुआ है, सिर्फ 12 रुपीज़ हुआ है। अब 15 रुपीज़ तो इसलिए हुई क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में या फिर जो अदर एक्सपेंसेस है उस पर लगे हैं, तो एडिशनल चार्जेस, तो उसको काउंट नहीं करते फैक्टर कॉस्ट में, यानी उसकी जो रियल मनी वैल्यू देखते हैं। सेम चीज़ जो नेशनल इनकम अब क्लियर हो गई होगी, तो टोटल फैक्टर इनकम यानी कि जो उस पर की इनकम कितना हो रहा है, यानी कि कोई जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, जैसे एक सोप है वो प्रोड्यूस हो रहा है, एक सोप है जो प्रोड्यूस हो रही है किसी कंट्री में, और उसकी टोटल फैक्टर इनकम कितनी है, यानी कि ये नहीं कि कहीं और से लेके जा रहे हैं तो उस पर जो खर्च हो रहा है वो उसको काउंट नहीं करते हैं, जो उसकी रियल इनकम है उसको काउंट कर रहे हैं नेशनल इनकम में। तो फिर आते हैं मार्केट प्राइस और मनी फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस क्या हो गई, एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस। तो एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस जैसे इसमें सेम एग्जांपल में कि यहाँ पे 12 रुपीज़ हुई, फिर 3 रुपीज़ हुई, एक्सपेंसेस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मान लेते हैं, तो टोटल ट्रांजेक्शन चार्जेस यानी कि इसमें जो प्राइस होगी तो वो तो ऐड होगी इसमें मार्केट प्राइस में। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि टोटल और एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस एंड इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर जीएसटी कस्टम। जैसे इस पर अब 12 रुपीज़ होगी कि फैक्टर कॉस्ट, 3 रुपीज़ में मान ले रहे कि 1 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी और 2 रुपीज़ पे टैक्स थी, तो इसमें क्या हो गई, तो तीनों चीज़ इसमें ऐड हो गई। और इसमें जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें सिर्फ जो 12 रुपीज़ इसको बनाने में कितना खर्च हुआ वो देखेंगे। तो मार्केट प्राइस क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी कैसे निकालते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी मेरी, एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगी। एक और चीज़ कि जीडीपी को जब मार्केट प्राइस पे देखा जाता है तो क्या होती है उसकी, कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, यानी कि जैसे कि जीडीपी है, जीडीपी मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस में एक चीज़ याद रखना है, उस पर क्या ऐड कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होती है, यानी कि टैक्सेस है उसमें आती है, और जब फैक्टर कॉस्ट पे बात कर रहे हैं तो उसमें टैक्सेस नहीं होती है। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। तो जीडीपी को जब मार्केट प्राइस पे देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा कि जीडीपी उसको फैक्टर कॉस्ट कितनी थी, यानी कि उसको टोटल उसकी जो रियल वैल्यू थी वो उस पर कितनी है और उस पर टैक्स कितना लगा है वो उसको, तो क्या निकल जाएगा मेरा मार्केट प्राइस। यानी कि जीडीपी जब फैक्टर कॉस्ट पे है और उसमें अगर टैक्स को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ये चीज़ याद रखना कि नेट इनकम टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलते हैं, तो उसमें सब्सिडी को माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स टोटल कितना किया है तो उसमें से क्या निकल जाएगी मेरे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप मार्केट प्राइस क्लियर है। अब आते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, दियर एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस बाय दैट फर्म्स एंड इंडस्ट्री इन एन इकॉनमी। जैसे कि सेम एग्जांपल, जो सोप थी उसको बनाने में 12 रुपीज़ लग रही है, लेकिन जब मार्केट तक पहुँचते पहुँचते उसको कितना हो जा रही है, उसको 15 रुपीज़ हो गई। 1 रुपीज़ इसमें क्या खर्च हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और 2 रुपीज़ क्या हो गई, टैक्सेस। तो जो मेरा जो इसको बनाने में खर्च कितना हो रहा था, 12 रुपीज़, तो इसको फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई, यानी कि जो इस पर बनाने में खर्च हुआ वो कितना, सिर्फ 12 रुपीज़। तो फैक्टर कॉस्ट 12 रुपीज़, जो मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 15 रुपीज़। अब फैक्टर्स क्या होती है, 4 फैक्टर्स होती है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसमें कि रेंट पे कितना गई, जो वेज है उसको देने में कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना था, और जो प्रॉफिट मेकिंग है, तो इसको चारों को जो फैक्टर्स हैं उसको देखते हैं, उसको मिलाकर क्या निकलती है, फैक्टर कॉस्ट। ये याद रखना है 4 चीज़ें, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चारों को मिला करके फैक्टर कॉस्ट निकलती है। और जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड करेंगे तो क्या निकलेगी मेरी, मार्केट प्राइस। तो आई होप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्लियर हो गई होंगी। अब एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि 2 ईयर लेते हैं, 21, 22 एंड 22, 23। एक फर्म है जो 100 यूनिट, जैसे कि सोप का एग्जांपल लेते हैं, तो सोप
100 यूनिट यानी कि 100 शो बनाती है कंपनी, और इंडस्ट्री वो भी दूसरे साल भी वो 100 का ही बनाती है। तो पहले देखते हैं कि 21 22 में 100 यूनिट बना रही है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि उसको बनाने में कितना खर्च हो रहा था, 4 चीज़ों पे, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उसका कितना था, तो 8 रुपीज़। टैक्सेस कितना देने पड़ रहे थे, 2 रुपीज़। तो मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कितनी हो गई, 10 रुपीज़, 8 + 2। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि 100 यूनिट, तो जीडीपी कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू, टोटल प्रोडक्शन इंटू जो उसकी जो प्राइस है मार्केट प्राइस 10 रुपीज़। तो क्या हो गई मेरी जीडीपी मार्केट प्राइस पे कितनी है, 1000 रुपीज़। अब फैक्टर कॉस्ट तो यही है कि फैक्टर कॉस्ट कितनी, उसको बनाने में कितना लग रहा था मेरा, तो 100 यूनिट इंटू फैक्टर कॉस्ट कितने थी, 8 रुपीज़, तो यहाँ पे कितना आ गई, 800। सेम चीज़ अब 22 नेक्स्ट ईयर, वो जो सोप कंपनी है वो अभी भी 100 यूनिट ही बना रही है, फैक्टर कॉस्ट अभी भी 8 रुपीज़ है, लेकिन टैक्सेस बढ़ गई। तो अभी लास्ट ईयर कितना थी, 2 रुपीज़, अभी कितना हो गई है, 3 रुपीज़। अब मार्केट प्राइस क्या हो गई, ऑब्वियसली वो बढ़ेगी, 8 रुपीज़ पहले थी, अभी 3 रुपीज़ हो गई है, तो 8 + 3 11 रुपीज़ मार्केट प्राइस हो गई। अब मार्केट प्राइस जो जीडीपी है मार्केट प्राइस पे कितनी हो गई, 100 इंटू 11, तो 1100 हो गई। लेकिन फैक्टर कॉस्ट सेम है, फैक्टर जो कंपनी है यानी जो इंडस्ट्री है उसको अभी भी बनाने में 8 रुपीज़ ही लग रही थी, और लास्ट ईयर भी 8 रुपीज़ ही लग रही थी। तो फैक्टर कॉस्ट में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, वो अभी भी 800 है, और लास्ट ईयर भी 800 ही थी। तो आई होप ये चीज़ें, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस ऐड करते हैं यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड नहीं करते हैं। जो रियल जो उसकी वैल्यू है उसको देखा जाता है फैक्टर कॉस्ट पे, जो उसकी मार्केट वैल्यू यानी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक आते आते उसकी जो वैल्यू क्या थी उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखते हैं ग्रॉस वर्सेस नेट। तो ग्रॉस यानी कि टोटल, नेट यानी कि टोटल माइनस जो मेरी लॉस हो रही है वो। अब सपोज कि मेरी एक कंपनी है ए, वो कुछ प्रोडक्शन करती है, उसका वैल्यू आती है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ, और 20 रुपीज़ मेरे खर्च हो गए इसके मेंटेनेंस पे। जो मशीनरी थी जो जिससे मेरा प्रोडक्शन होता था उस पर मेरे 20 रुपीज़ ख़त्म हो गए। तो ग्रॉस तो दिखाएगा कि टोटल कितनी हुई है प्रोडक्शन, 100 रुपीज़, लेकिन जब नेट में बात आएगी तो नेट क्या हो जाएगी, 100 - 20, मेरी प्रॉफिट कितनी हो गई है, 80 की, क्योंकि 20 रुपीज़ तो मेरे इस पे डिप्रिसिएट हो गए हैं यानी कि इसमें लॉस हुए हैं। तो ग्रॉस क्या होती है, सेम अमाउंट बिफोर डिप्रिसिएशन। तो ग्रॉस यानी कि टोटल, जो लॉस होने से पहले मेरा टोटल इनकम क्या था, इसका ये फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही थी, 100 रुपीज़। और नेट क्या होगी आफ्टर डिप्रिसिएशन, तो नेट क्या होगी आफ्टर डिप्रिसिएशन यानी कि माइनस करने के बाद। तो नेट क्या होती है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। जैसे कि ग्रॉस था टोटल माइनस डिप्रिसिएशन, कितना का इस पे खर्च हुआ उसको। तो अब एक चीज़ कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो नेट अभी बताया कि नेट को कैसे निकालते हैं, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो नेट यानी ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो एनडीपी निकल जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी, एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसको किससे माइनस करेंगे, जीएनपी से, जीएनपी यानी ग्रॉस, और ये क्या होगी, नेट। तो एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर समझ में आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि जी है, जी का मतलब क्या है, ग्रॉस, और नेट यानी कि ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो जब नेट निकालेंगे तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो नेट निकल जाएंगी, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट हो। सेम चीज़ इसमें भी कि ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो मेरी क्या निकल जा रही है, नेट यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है, जीएनपी से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो मेरी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगी। अब एक बार इसको ग्रॉस और नेट को देख लेते हैं।
तो जैसे कि कोई किसी कंपनी की वैल्यू है या फिर 100 करोड़ है और उसमें से कुछ मशीनरी पे खर्च हो जाती है 20 करोड़ रुपीज़, डिप्रिसिएट हो जाती है, तो जीडीपी में तो शो होगी कि जो उसकी जो प्रोडक्शन हुई है, यानी कि जो कंपनी की प्रोडक्शन हुई है 100 करोड़, तो वो तो 100 करोड़ होगी। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी हुई? 100 करोड़। लेकिन डिप्रिसिएशन उस पर कुछ मशीनरी में खर्च हुआ होगा, तो नेट यानी कि नेशनल इनकम कितनी हो गई? 100 माइनस 20, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे कितनी हो रही है? 20 करोड़ की। तो ग्रॉस कितनी थी मेरी? 100 करोड़ माइनस 20, तो कितनी हो गई? 80। तो नेट यानी कि नेशनल इनकम क्या होती है? सेम जो नेट यहाँ पे हमने देखा था कि क्या होती है नेशनल इनकम? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट यानी कि क्या होती है कि जो रियल उसकी जो वैल्यू है मार्केट से पहुंचने से पहले जो फैक्टर कॉस्ट यानी कि जो फैक्टर पे जो खर्च हो रहे हैं उस पर क्या बोल रहे हैं? नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेट नेशनल इनकम यानी कि एनआई। तो आई होप ये क्लियर होंगी। तो इस एक बार इसको और देख लेते हैं कि टोटल क्या होती है नेशनल इनकम? टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टैक्सेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वापस आते हैं। अब डिप्रिसिएशन क्या होती है ये तो समझ में आ गया कि ग्रॉस इक्वल टू नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन होती है किसी भी चीज़ को रिडक्शन, यानी कि जैसे मशीनरी थी, मशीनरी जो एनडीपी है या फिर जीडीपी है, एनडीपी है यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि पूरे 12 महीने तक की उसकी जो टोटल जो वैल्यू है उसको काउंट करते हैं। अब 12 महीने हुए कोई भी प्रोडक्शन कर रही कंपनी, उसमें हो सकता है कि उसको जो मशीनरी है उस पर कुछ खर्चा है, उसको उस पर कुछ ख़राब हुए होंगे जैसे कि एक साल में तो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो जब उस पर कुछ लॉस्ट हो रही है फिर उसकी जो वैल्यू है वो रिडक्शन हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएट हो रही है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स मशीनरी ड्यू टू ब्रेकडाउन लैप्स ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो फिक्स्ड कैपिटल थी कि मेरी कि 100 करोड़ की कंपनी थी उसमें से 20 करोड़ माइनस हो गई है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मशीनरी भी ख़राब होती है। तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 80 करोड़। तो मेरी 20 करोड़ क्या होगी? डिप्रिसिएट, क्योंकि जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गई, पुराना हो गया। जैसे कि आप कोई नया सामान लेते हो, एक बाइक लेते हो न्यू फर्स्ट हैंड यानी कि न्यू बाइक जो लेते हो उसकी प्राइस होती है 1 लाख, मानते हैं 1 लाख। सेकेंड हैंड लेते हो सेम, एक साल बाद बेचते हो तो हो सकता है कि 50 मिले, हो सकता है उससे ज़्यादा मिले या फिर उतना ही मिले, उससे कम मिले। तो डिप्रिसिएशन कितनी होगी एक साल में इसकी? 50,000, क्योंकि जो उसकी जो अभी जो मनी वैल्यू है जो एक साल पहले 1 लाख थी, अभी कितनी उसकी मनी वैल्यू रह गई है? 50,000। तो जो यानी कि मेरा डिप्रिसिएट कितना हुआ? 50 लाख का, 50,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है, जो मनी वैल्यू उसमें गिरावट आई है। यानी कि तो यही चीज़ डिप्रिसिएशन है कि जो मनी जो कैपिटल गुड्स है, यानी कैपिटल गुड्स जैसे कोई भी चीज़ कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसको बनाने में कुछ ना कुछ लग रहा होगा, कुछ मशीनरी लग रही होगी, और मशीनरी हो सकता है कि नई हो सकता है पुरानी हो। अब नई थी तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो गई या फिर कुछ टाइम के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। तो जैसे ही पुरानी होती है कोई भी चीज़ उसकी वैल्यू घटती है, तो उसी को जो घट रही है उसकी वैल्यू उसी को क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। और इसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी जो कैपिटल है यानी जैसे मशीनरी है उसका कंजप्शन हो रहा है कि उसकी वैल्यू घट रही है, यानी उसका कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन। आई होप क्लियर है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो फिर प्रति व्यक्ति आय जैसे कि एक ए बी सी 3 पर्सन है किसी कंट्री में, ए का हमारा 20, ये 60 और ये
20। तो जब टोटल इनकम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बताया था कि क्या होता है कि जो टोटल इनकम है रेसिडेंट्स की, नॉर्मल रेसिडेंट्स की एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको क्या बोलते कॉम्बाइन, यानी कि जब सम करेंगे तो उसको क्या निकल जाएगा 100 रुपीज़, यानी कि नेशनल इनकम निकल गई। अब पॉपुलेशन कितनी थी 3, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई 33.34 रुपीज़। तो ये जब पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम को जब पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाती है मेरी पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या होती है, मेजर ऑफ द, ये बस मेजरमेंट करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाई पर पर्सन इन अ नेशन और जोग्राफिक रीजन इन अ गिवन ईयर। मतलब कि कोई भी जो एक पर्सन है वो कितना अर्न कर रहा है, यानी कि सारे जो लोग अलग अलग इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहे हैं उसको मेजर करते हैं पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम को जब पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी पर कैपिटा इनकम। अब इसको मेजर क्यों करते हैं पर कैपिटा इनकम को, तो किसी भी आप लेट्स सपोज कि अभी इंडिया की पीसीआई कितनी है, अराउंड $2000 के आसपास है। तो और जैसे यूएस की अराउंड 60 यूएसडी के अराउंड है, 60,000 यूएसडी के अराउंड है। तो अगर पीसीआई से यहाँ पर डिफरेंस क्लियर पता चल रही है कि यहाँ के लोग, जो इंडिया के लोग हैं वो कम कमाते हैं और यूएसए के लोग ज़्यादा कमाते हैं। तो ये बताती है पीसीआई क्या कि कोई भी कंट्री कितना रीच है या फिर कितना पुअर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताती है कि उस कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होगी, यानी कि जो इंडिया में है एक साल में पूरे जो एक व्यक्ति है वो कितना कमाता है $2000 और यूएसए में कितना 60,000। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी वो अच्छी होगी, आई मीन जो यूएस में रह रहा है उसकी अच्छी होगी क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा खर्च कर पाएगा। इंडिया के लोग के पास ज़्यादा है नहीं तो इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ख़राब होगी। तो ये दो चीज़ें पता चलती है कि कोई भी कंट्री कितना रीच है और कितना पुअर है। एक चीज़ और कि जो पीसीआई है वो एवरेज बताती है, एवरेज इनकम बताती है, वो रियल पिक्चर्स नहीं बताती है। तो एवरेज में यही प्रॉब्लम है कि हम जैसे कि ए है, ए कम कमा रहा है, बी ज़्यादा कमा रहा है, सी और ए और सी एवरेज कमा रहे हैं, आई मीन दो इक्वल कमा रहे हैं। जो बी है, बी हो सकता है कि इनसे रीच है और ये ए उनसे कंपैरिजन करें तो कम कमा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रियल पिक्चर नहीं बता रहा। रियल पिक्चर क्या कितना आ रही है कि 33.34 हर व्यक्ति कमा रहा है और इसमें क्या है कि ये तो कम कमा रहा है और बी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, इससे ऑलमोस्ट डबल कमा रहा है। तो ये इनइक्वालिटी को मेजर नहीं करता है, इनइक्वालिटी को ये मेजर नहीं करता है, एक इसका फ्लॉ है इसमें। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो डोमेस्टिक इनकम जैसे नेशनल इनकम क्या थी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर फैक्टर कॉस्ट पे रखेंगे तो उसमें क्या थी नेशनल इनकम निकल रही थी। डोमेस्टिक निकालना है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस इनके जगह पे डी यानी कि नेशनल की जगह पे डोमेस्टिक कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी। अब एनआई को मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी कि नेशनल इनकम को कैसे मेजरमेंट करते हैं, 3 मेथड है। या तो इनकम के थ्रू मेजर करेंगे, जैसे कि जो लोग हैं वो कितना इनकम कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं कि ए बी सी, जैसे बताया था ये कि चारों कि ये डी और ई, ये 20, ये 30, ये 10, ये 20, अगर पाँचों का कंबाइन कर देंगे तो इनकम कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगी नेशनल इनकम कि कितना कमा रहे हैं, तो 100 रुपीज़। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड प्रोडक्शन मेथड है। एक कंपनी है ए बी सी, 3 कंपनी है, तीनों कंपनी ये कुछ प्रोडक्शन कर रही होगी 100 यूनिट सोप, 100 यूनिट की सोप। ये कुछ मोबाइल्स बना रही है 100 यूनिट। ये कुछ जो सी है ये मान लीजिए वाटर बॉटल बना रही होगी कुछ, तो इसमें 100 तो इसकी कुछ वैल्यू होगी कि एक सोप की वैल्यू कितनी होगी 5 रुपीज़, एक मोबाइल की वैल्यू 100 रुपीज़ और बॉटल की वैल्यू 2 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू से क्या निकल जाएगी 500, ये 10,000 और ये 200। तो तीनों को जब कंबाइन कर देंगे तो क्या निकल जाएगी मेरी, ये निकल जाएगी नेशनल इनकम। कौन से मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से, यानी कि प्रोडक्शन है उसको मल्टीप्लाई करके
और टोटल कंबाइन करके निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगी। और थर्ड होती है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होगी, कोई कितना उस जो कंपनी है या फिर फर्म है या फिर कोई इंडिविजुअल है उसका कितना एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च करता है वो किसी भी चीज़ पे। जैसे कि एक ABC 3 इंडिविजुअल है, फिर 3 कंपनी है, मानते हैं 3 इंडिविजुअल है, 3 पर्सन है, तो इसकी कुछ होगी कि 100 रुपीज़ खर्च कर रहा है, ये भी 100 रुपीज़ खर्च कर रहा है, C भी 100 रुपीज़ खर्च कर रहा है। तो तीनों को अगर कंबाइन कर देंगे कि तीनों का खर्च कितना है तो 300। तो ये क्या होगी कि ये नेशनल इनकम, कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ये जो पैसे हैं या फिर इधर उधर हो रहे होंगे, ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, तो ये क्या हो गई, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना। 3 चीज़ों से निकालते हैं, 3 मेथड से, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कौन कौन सी, अब इस पे आते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में ही थी, क्या थी, फर्स्ट कि नेशनल इनकम क्या होती है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या है, तो इससे क्लियर पता चल रही है कि जो क्या है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको काउंट नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, जैसे कि इसमें क्या थी कि फैक्टर इनकम शो हो रही थी कि जो फैक्टर इनकम जैसे कि 12 रुपीज़ थी और ये 15 रुपीज़ मार्केट तक पहुँचते पहुँचते हो गई मार्केट प्राइस, और इस फैक्टर कॉस्ट थी मेरी बनाने में, इसको कितना लग रहा था, 12 रुपीज़। अब ये यहाँ पे 1 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं, यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और 2 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स। जो फैक्टर है 12 रुपीज़, इसमें इससे क्या है कि ये 12 रुपीज़ की वैल्यू एडिशन हो रही है इनकम में, जो नेशनल इनकम है, यानी कि जो टोटल कंट्री की जो इनकम है उसमें 12 रुपीज़ की वैल्यू ऐड हो रही है। लेकिन अब गिफ्ट्स, जो भी गिफ्ट्स दे रहा होगा उसने तो पहले से ही उसके पास पैसे होंगे या फिर कमा रखा होगा उसने, ग्रांट्स और स्कॉलरशिप अलाउंसेस, ये सब कोई वैल्यू एडिड तो नहीं कर रही है या फिर ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स कर रहे हैं, एक से दूसरे को देना, बस ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट को ट्रांसफ़र करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इसमें कोई कंट्री की वैल्यू ऐड तो नहीं हो रही है। ये तो ऐसा ही है कि पूरे घर में बस हैं, एक बकेट से दूसरे के बकेट में बस पानी डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि पानी बढ़ नहीं रहा, पानी घट नहीं रहा घर में। तो ये इस घर में कैसे घटेगी या बढ़ेगी जब तक कोई बाहर से नहीं आएगा। ये तो बस एक बकेट से दूसरे बकेट में डाल रहे हैं, या तो इसमें घटेगी या तो इसमें घटेगी, या फिर एक में बढ़ेगी एक में घटेगी। तो सेम ए और बी के पास होगा, लेकिन जब ओवरऑल बात करेंगे एक कंट्री की तो इसमें तो कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स को काउंट नहीं करते हैं। थर्ड, सेल ऑफ परचेज ऑफ ओल्ड सेकेंड हैंड गुड्स, इसको भी नहीं करते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स तो पहले ही, जैसे फर्स्ट हैंड आपने लिया था, फर्स्ट हैंड या फिर जब न्यू बाइक लिया था तो पहले ही वैल्यू ऐड कर चुकी है इसमें इकॉनमी में। अब सेम प्रोडक्ट के लिए फिर से पैसे क्यों उसको काउंट करने हैं इसमें, जब एक बार हो ही चुकी है। तो कैपिटल गेंस, किसी भी जो प्रोडक्ट है या फिर जो कैपिटल है उसकी जो वैल्यू अगर बढ़ गई है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। कि जैसे कि 10 रुपीज़ थी मेरी पेन की वैल्यू, आज हो गई है 12 रुपीज़, तो ये 10 की हो गई है, इसको फिर 12 वापस के क्यों काउंट करेंगे। ब्लैक मनी को काउंट नहीं करते हैं और हाउस होल्ड सर्विसेज को काउंट नहीं करते हैं। तो आई होप नेशनल इनकम क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।